Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to share प्रीवियस ईयर जो JKPSI का सिलेबस है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सिलेबस इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस सिलेबस को समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध अपने मर्ज़ी से तैयारी करना शुरू करोगे, ठीक है, और आपका सोर्स का पता नहीं चलेगा और आप इसको रैंडमली तैयारी करोगे, ये वो एग्ज़ाम नहीं है। दूसरा, ये सिलेबस वो डिमांड नहीं करता है। आपको सिलेबस पे पूरी नज़र होनी चाहिए, सिलेबस हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आज हम सिलेबस को देखेंगे और आपको समझना है कि ये सिलेबस में क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको 2 आवर्स मिलते हैं और 2 आवर्स में आपको क्या करना पड़ता है, 120 क्वेश्चंस करने होते हैं और 150 मार्क्स आपको देखने को मिला पर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है। जब हम सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, जब हम सिलेबस की बात करेंगे ये सिलेबस जो है ये वास्ट सिलेबस है, ये पहले ही माइंड में आप रखो। पूरा वास्ट सिलेबस है। एक सिंगल बुक पढ़ने से इसमें चीज़ें ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप एक्सपेक्ट ये नहीं करो कि एक बुक हमने पढ़ी सारा कुछ उसी में से आ जाएगा, या बुक पे ही रिलाई करोगे तो उसी में सारा आ जाएगा, वैसा भी नहीं होता है, ठीक है। एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहली लाइन अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसमें दिया गया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी 2018 या 2021 का जो एसआई का पोस्ट्स निकले हैं उसमें से सेम सिलेबस रहा है, तो यही सिलेबस आगे भी रहेगा और पोस्ट भी डिमांड करते हैं कि इसका सिलेबस होना चाहिए इस लेवल का। तो इसमें सबसे पहले अगर देखोगे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है। एग्जामिनर का माइंड कहाँ तक जाएगा करंट अफेयर पे कोई गारंटी नहीं दे सकते। अगर 120 मार्क्स आते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर का माइंड 20 क्वेश्चंस के ऊपर भी जा सकता है। 20 क्वेश्चंस, आ रही बात समझ, 10 क्वेश्चंस के ऊपर भी, 15 क्वेश्चंस के ऊपर भी जा सकता है 120 में से, क्योंकि पहली लाइन सिलेबस की दी हुई है। और एग्जामिनर कि जिस हिसाब से आजकल एग्जाम्स होते भी हैं, वो स्टेट्स का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और नेशनल लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी सबसे पहला पॉइंट, तो ये एक डाइवर्स क्या बोलते हैं उसको, लाइन दी गई है कि यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सपोर्ट्स पढ़ूंगा तो उसमें आ जाएगा, नहीं। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्या बन सकता है, बट जो न्यूज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है उस पर फोकस करना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपके ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं ना यहाँ पर, उसको रिलेट करना है इस वाले पार्ट के साथ। ये एज एन अलग कंपोनेंट नहीं है, ये एज एन अलग, ये अलग कंपोनेंट नहीं है। पहली वाली लाइन ये एक्चुअली जो आपका आप स्टैटिक पढ़ते हो उसी का पार्ट है, ये उसी के साथ ऐड करना होता है, इसको वो ऐड ऑन जिसको बोलते हैं आप। दूसरा, यहां पर अगर आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ध्यान से देखो ये वाला हिस्ट्री। यहां से हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करोगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री भी, आप मिडिवल हिस्ट्री भी, आप मॉडर्न हिस्ट्री भी, और पिछले JKPSI में क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं एंशिएंट से भी, मिडिवल से भी और मॉडर्न से भी। तो यहाँ पर जनरली आप JKSSB में आए इंडियन नेशनल मूवमेंट ही देख रहे थे कि जो भी बाकी सिलेबस था, लेकिन JKPSI में इसने इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया है। मतलब एग्जामिनर का माइंड एंशिएंट भी करेगा, मॉडर्न भी करेगा और मिडिवल भी करेगा। तो ये भी एज ए डाइवर्स सब्जेक्ट है। डाइवर्स मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। थर्ड इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का सोशल, वर्ल्ड का सोशल, इंडिया का इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड का इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ आ रही है बात? मतलब ये भी एक वास्ट टॉपिक है, टॉपिक मैं नहीं बोलूँगा, सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ऐसा जो बाकी JKSSB के सिलेबस हैं वो इससे आसान है या डिफ़िकल्ट है? वो आसान है जो बाकी JKSSB के सिलेबस आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने डिफाइन किया होता है कि सब्जेक्ट दिया है और उसको नीचे लिखा होता है टॉपिक्स का नाम, ये चीज़ आपको करनी है। बट यहाँ पर टॉपिक्स का नाम नहीं दिया गया। वो हिस्ट्री से कुछ भी पूछ सकता है, वो मॉडर्न से पूछ सकता है, मिडिवल से पूछ सकता है और क्या एंशिएंट से भी पूछ सकता है। देखो, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकता है, वो फिजिकल के रिलेटेड, मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें, सोशल, ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। थर्ड की बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, और इसने गवर्नेंस भी दिया है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कवर करना है। आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ने हैं, आपको पंचायती राज को पढ़ना है, आपको पब्लिक पॉलिसीज़ को पढ़ना है, आपको राइट्स इशू एट्सट्रा में और भी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स एज ए पॉलिटी, एज ए हिस्ट्री, एज ए ज्योग्राफी, ये हो गई 3, मतलब जो कोर होता है, आप बोल सकते हो कोर, ये हो गया।
उसके बाद जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये एज एन एक्ट के तौर पे पढ़ना है। ये जो था जम्मू कश्मीर 2019 वाला एक्ट, तो ये एज इट इज़ आप पढ़ सकते हो, 3 4 5 6 आवर्स में कवर हो जाता है। इसका एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसी को पढ़ना है, उसी में से एक्सट्रैक्ट करना है कंटेंट। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। इकॉनमी एज ए सब्जेक्ट अगर आप देखोगे ये भी पूरा वास्ट दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लगा हुआ होता है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है सिलेबस में। आप एग्जामिनर को नहीं बोल सकते आपने सिलेबस से बाहर दिया। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, देखो सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात कर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअरिटी, इंक्लूजन, डेमोग्राफीज, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, मतलब सोशल सेक्टर स्कीम जो होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई इकोनॉमी में। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स भी है और सोशल डेवलपमेंट भी है, ध्यान से देखना। इकोनॉमिक्स में वही आप पढ़ रहे हो, 5-10 चैप्टर्स उनको कवर करना पड़ेगा आपको नेशनल इनकम वाला चैप्टर करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग वाला चैप्टर करना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, आप बीओपी वाला करना, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर जिसको बोलते हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर, आपको आरबीआई करना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक मार्केट करना, फाइनेंशियल, आपको टैक्स वाला पोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको कवर करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखो इसने पर्टिकुलरली मेंशन किया पंचायत, कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पर पुअर्टी वाला चैप्टर पढ़ना है, पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोग्राफीज, सोशल सेक्टर स्कीम्स। सो दिस इज ऑल्सो द वास्ट, ये वास्ट सब्जेक्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर करना है अच्छे लेवल का, 150 में से आपको मार्क्स करने हैं ऑलमोस्ट, आपके 115 120 जब तक नहीं आएंगे ना रिटर्न में, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, देखो यहाँ पर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी आपको इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जनरल जिसको बोलते हो उसको आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश आपको पता है ग्रामेटिकल होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं अच्छे खासे। जनरल साइंस, देखो आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो जनरल साइंस की तरफ उसको बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। इसमें बायो भी आता है, इसमें फिजिक्स भी आता है, इसमें केमिस्ट्री भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान जो जाता है वो बायो के ऊपर ही रहता है एग्जामिनर का। डिजीज़ न्यूज़ में अगर कोई होती है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है, हार्मोन्स के ऊपर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, देखो यहाँ पर इसने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कंप्यूटर का बेसिक्स, हाई फाई नहीं, बिल्कुल बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है, बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस एंड इट्स यूजेज, मतलब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट, आप कंप्यूटर को कहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे हार्डवेयर आपको समझना, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना और उसका इस्तेमाल जो होता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर देखो जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वाला पोर्शन आसान है, इजीली कर सकते हो, जिसको नहीं आता है तब भी वो आप कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी इसका पोर्शन आता है। बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10th लेवल तक इसने दिया है। बेसिक न्यूमेरेसी मतलब जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो, 5-10 चैप्टर्स होते हैं, उनको आपको कवर करना होता है। जैसे परसेंटेज होता है, रेशियो प्रपोर्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल अगर आप देखो ये 14 कंपोनेंट्स है, ये 14 कंपोनेंट्स है, मतलब आपको ये सारे कंपोनेंट्स करके जाना पड़ेगा, तब आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम 120 क्वेश्चंस में से 115 क्वेश्चंस करके आएंगे एग्जाम में, और तब हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारा मार्क्स कुछ रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चंस करके ही आते हो और 20 क्वेश्चंस एज इट इज छोड़ रहे हो, मतलब क्या है, आप 100 क्वेश्चंस करके आते हो तो दैट उसमें से कम 10-15 क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही, ऑलरेडी 20 तो आपने पहले ही छोड़ा है, और 100 में से 80 ठीक हो गए, तो 80 जब आ जाएंगे आपको 80 मार्क्स हो गए, और 0.25 और करोगे इंटू 80 डिवाइड बाई 4, 4 2s are 8, आप ऑलमोस्ट 20 मार्क्स और करोगे, ऐड हो गए 100 मार्क्स, नेगेटिव करोगे आप 90 पे रुक जाओगे। 150 में से 90 मार्क्स आना जो होता है, आप सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 1600 के 1200 पोस्ट थे, उसमें से 90 वाला सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था, 95 वाला सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था। डिड यू अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझना हो गया सबसे पहली बात। अब दूसरे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, सर इतना सिलेबस लंबा दिया है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ सिलेबस जो है ये वास्ट सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, वास्ट है। दूसरा सवाल आपके माइंड में ये आएगा, सर फिर कवर कैसे करना है? इसको सोच समझ कर कवर करना है, आपको एक सोर्स पकड़ना है और उसको अच्छे से कवर करना है। जब सोर्स को आप पढ़ोगे, क्योंकि सोर्सेज ऐसे हैं जो जनरली सिविल सर्विस वाले पढ़ते हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक, ये सारा निकलेगा एक ही बुक से, ये सारा निकलेगा एक ही बुक से, ये सारा निकलेगा एक ही बुक से, बट वहाँ से उस बुक को पढ़ना अपने आप में एक बात है, क्योंकि वो बुक्स इतने ये होते हैं ना पेज से, उसमें से वो कभी कंप्लीट होगा नहीं कि 1 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट होगा। इवन दो कि अगर कंप्लीट होगा, रिवाइज कौन करेगा उसको?
तो सबसे चैलेंजिंग आपको ये देखने को मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात फिर कहाँ से करना है, दूसरी बात ये है कि आपको बेसिक सोर्स पकड़ना है। बेसिक सोर्स हो गया एनसीईआरटी वाली चीज़ें आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। वो ज्योग्राफी हो, वो इंडियन हिस्ट्री हो, वो आपका पॉलिटी हो, ठीक है, वो आपका इकोनॉमिक्स हो। जब तक आप बेसिक सोर्स नहीं पकड़ोगे, जब तक आप बेसिक अंडरस्टैंड आपको नहीं, आपका कोई क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, ठीक है। जो फैक्चुअल होता है वो सबको हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर किसी के 120 में से किसी के 70 क्वेश्चंस ठीक होते हैं, या किसी को 80 मार्क्स आते हैं, किसी को 90, वो सबको आते हैं, ये पहले ही आपको माइंड में रखना है। फर्क ये है आप उनसे आगे 10-20 मार्क्स अगर आगे हो तो आप फाइनलिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। अगर 2-4 मार्क्स का गैप है उसको भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक रेंज बनाना। अगर किसी के 95 आ रहे हैं, आपको देखना है कि मुझे 105 होने चाहिए, इससे 10 मार्क्स ऊपर, तो आप इससे बहुत आगे फिर होंगे रैंक के हिसाब से, ठीक है। क्या सर ये सारा कवर करके जाना है, मतलब ये कंपोनेंट्स कवर करके जाना? बिल्कुल कवर करके जाना, क्योंकि एग्जामिनर को 120 क्वेश्चंस देने हैं। वो क्या करेगा, वो इसमें से सपोज करंट अफेयर में से 10 दिए, इसमें से 10 दिए, इसमें से 10 दिए, आप खुद देखो 14, यहाँ पर 10, 14 इंटू 10 कितना हो गया, 14, 140 क्वेश्चंस बनाएगा वो। सपोज 140 क्वेश्चंस बनाने कितने, 120 क्वेश्चंस। फिर किसी में वो 10 रखेगा, किसी में वो 8 रखेगा, किसी में वो 7 रखेगा। समझ आ रही है बात? किसी में 7 रखेगा, किसी में 8 रखेगा, किसी में बराबर 10 रखेगा। तो ओवरऑल अगर एवरेज अगर निकाला जाएगा, ये 14 टॉपिक्स, 14 सब्जेक्ट्स इसने दिए, अगर वो हर कंपोनेंट से 10-10 मार्क्स निकालता है तो ये बन जाते हैं 140 क्वेश्चन। तो 140 क्वेश्चन वो निकालेगा, इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10। बट वो क्या करेगा, किसी में फिर वो 12 भी दे सकता है, किसी में वो 8 भी दे सकता है, किसी में वो 6 भी दे सकता है। तो अगर कोई कंपोनेंट में से मिनिमम सपोज वो बोलता है कि मैं जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन देता हूँ आउट ऑफ 120, तो दैट मीन जब आप ये 7 क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, मतलब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं जाता, आप 7 क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। और 7 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या होता है, 7, तो पहले हो गए आपके 7 मार्क्स। आ रही बात समझ? तो अगर आप इन 7 क्वेश्चंस को करते हो, आपका मार्क्स कितने बढ़ते हैं, 7 मार्क्स प्लस 7 5 3.5 और आ जाएगा, या 7 8 9 मार्क्स और बढ़ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है आपको कि मैं सिलेक्टिव पढ़ के जाऊंगा तो वो हो जाएगा, नहीं, आपको सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर को क्या है, वो बोलेगा मैं हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन निकालूंगा, वो एंशिएंट से 3-4 निकालेगा, मिडवल से 2-3 निकालेगा, मॉडर्न से 2-3 निकालेगा। अगर आप बोलोगे मैं आईएनसी ही पढ़ के जाऊंगा, चलो मान ले आईएनसी, तो आप हिस्ट्री के कंपोनेंट में से 10 में से 3 ही मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि जब आप एंशिएंट और मिडवल नहीं पढ़ोगे। दूसरी बात, चलो आपने एंशिएंट हिस्ट्री ये पढ़ा, इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से पढ़ा, एग्जामिनर का माइंड चलेगा, वो इस पर क्वेश्चन नहीं दे सकता है, वो 10 के 10 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडवल से ही निकालेगा। आप फंस गए ना, आप तो फंस गए यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ये पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है। करंट अफेयर जो होता है ये आप डे बेसिस पे अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छा है, आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन फिर पढ़नी है। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन, जैसे कि आपको पता है डेट निकला है, आप करंट अफेयर 1 साल की कंपाइलेशन ले लोगे, उसमें 100 पेजेस होते हैं, 200 पेजेस, उस बुक को पकड़ोगे, उसको पढ़ना है। लेकिन एक पेज में से एक पेज आपने पढ़ लिया, सपोज उस पेज में से 2 लाइन्स या 3 लाइन्स पकड़नी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ? तो ये इस तरीके से आपको करना है। अगर मैं बुक्स का नाम बोलूंगा, बट आपको पढ़ना भी जरूरी है, आप पढ़ भी नहीं सकते हो उनको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 2 बातें बोले, आपको उन बुक्स को पढ़ना भी जरूरी है और आप उसको इस टाइम गैप में पढ़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट, हम क्या पढ़ते हैं, हम अगर स्टैंडर्ड बुक के बाद हम स्पेक्ट्रम बुक पकड़ते हैं, लेकिन उसमें से जो है इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर रहती है बात, आप मिडवल और एंशिएंट कहाँ से करोगे? मैं यहाँ से बोलूँगा ना, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम नहीं पकड़ोगे, आप जो है क्लास 12th की एक बुक आती है, बिपिन चंद्रा उसका नाम है, बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हो गया ये वाला। आप तमिलनाडु बोर्ड की, देखो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ, आप तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट भी ले लोगे और मिडवल भी ले लोगे, बट मॉडर्न वहां से नहीं करना, उसमें लिमिटेड दिया हुआ है। आप क्या करोगे, और क्लास 12th की बिपिन चंद्रा आपको लेनी है, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है बिपिन चंद्रा। ये 3 बुक्स आपको रखनी है बस। इससे आपका एंशिएंट भी कवर हो जाएगा, मिडवल भी कवर हो जाएगा और मॉडर्न भी कवर हो जाएगा। होगी 3 की 3 बुक्स में से, और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिलेबस कवर है।
सर जो मार्केट में बुक्स आते हैं उनको पढ़ सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, बट कोई गारंटी नहीं है आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों? अगर आपका उन बुक्स से पढ़कर क्वेश्चन आपका ठीक होता है, वो सबको ठीक हो जाता है। आपको वो चीज़ें देखनी है कि अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा हूँ, अच्छे से मैंने पढ़ा और एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चंस ही बनाता है, वो कितना भी घुमा कर पूछेगा एनसीईआरटी में वो कवर होता है। पॉइंट एक्चुअल में ये है, पॉइंट एक्चुअल में ये है। वो लीडर्स की क्रोनोलॉजी हो, वो चैप्टर के हिसाब से आपको पढ़ना, वो कोई डेट हो, वो ऑथेंटिक होता है। आया समझ? तो ये हो गया। फिर रही इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात, यहाँ पर भी एनसीईआरटी क्लास 11th की भी और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। आया समझ? क्लास 11th की, क्लास 12th की 4 एनसीईआरटीज आते हैं, वो कवर करना है। मैं यहाँ से बुक, बड़ी बुक का नाम भी बोल सकता हूँ, बट वो कहाँ कवर ही नहीं होगा, वो नहीं होगा कवर। पेज इतने ज़्यादा होते हैं, उसको पढ़ना होता है, फिर रिवाइज भी करना होता है। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी, ये वाले, ये भी आपको बेसिक बुक का मतलब एनसीईआरटी। इसके लिए जनरली बच्चे क्या पढ़ते हैं? लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मान लिया मैंने लक्ष्मीकांत, लेकिन मगर लक्ष्मीकांत अपने आप में इतनी बड़ी बुक है और उसको रिवाइज करना, अगर उसके आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, बट वो हेल्पफुल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो एक, आप कितने फैक्ट्स याद करके जाओगे, आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये वो पढ़नी तो वही बुक है जिस हिसाब से ये सिलेबस बोल रहा है, आपको उस बुक में से सारा निकलेगा। जो मैंने स्पेक्ट्रम यहाँ पर बोली मैंने, ये यहाँ पर आप माजिद हुसैन एक बुक होती है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, बट वो लंबा खींच जाएगा आपका, आपको टाइम कम है, आपको पढ़ना है उस तरीके से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, आपका सिलेक्शन भी हो जाए। जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, साइट पे जाना है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का निकालना है, फिर उसमें से जो कंटेंट होता है एग्जाम ओरिएंटेड वो पढ़ना है। यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ बुक का नाम, ठीक है, कोई भी बुक है जैसे संजीव वर्मा, ऐसे एन बहुत अच्छी बुक है संजीव वर्मा, लेकिन वो मैं स्टैंडर्ड बुक्स का नाम ये बता रहा हूँ, बट नहीं होगा कवर उसमें से, टाइम की किल्लत है। टाइम की किल्लत इसलिए है क्योंकि क्या हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में उस चीज़ को। फिर सर एक अल्टरनेटिव बताओ, अल्टरनेटिव यही होता है इसका एनसीईआरटी, इसका भी एनसीईआरटी है, हर चीज़ का एनसीईआरटी। और आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ, आपका सारा पेपर जितने भी ये सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला पोर्शन है या ये वाला पोर्शन है, या जनरल में कहाँ गया, फिर जनरल साइंस की बात करेंगे, या ये वाला जो भी स्टैटिक आपको बेसिक बुक से ही निकलेगा, बेसिक बुक। बट फैक्चुअल पे नहीं रिलाई करना आपको कि डायरेक्टली फैक्ट्स पढ़ोगे, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि एग्जामिनर अगर आप क्वेश्चन पूछता है, आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्टली फैक्ट पे जाओगे, फैक्ट आपने निकाला नहीं, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी टॉपिक आप कवर करते हो, कोई भी टॉपिक आप कवर, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा 2-3 मिनट 5 मिनट पढ़ लो। उससे क्या होता है, फैक्ट को याद रखना ईजी हो जाता है। क्लियर हो गया? मैं करवा दूंगा ये, बट मैं, अगर कोई खुद भी पढ़ रहा है, ये चीज़ें ध्यान में रखें। आप रश नहीं करना कि उसने यहाँ से पढ़ लिया, उसने वहाँ से पढ़ लिया, उसने वहाँ से पढ़ लिया, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, इस सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप रश में पढ़ना चाहते हो, आप अच्छे से कवर करना चाहते हो, आप सिलेक्शन तो डेफिनेटली सब चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाए, बट सिलेक्ट होने के लिए आपका रिसोर्स और आपका प्लान जो है, जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, वो सॉर्ट आउट जब तक नहीं होगी, सिलेबस भी कवर नहीं होगा, रिवीजन भी नहीं होगा। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? दूसरा हो गया इंग्लिश बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से पेपर बनेगा। मतलब ओवरऑल मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आपका पेपर जो होता है, वो आपको बेसिक नॉलेज से होगा सारा पेपर। अगर आपके 120 मार्क्स का पेपर आता है, आपके 105 क्वेश्चंस ऐसे हैं आपकी बेसिक नॉलेज, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लो, वो JKSSB का हो, वो किसी भी स्टेट का हो, हमेशा अगर आप देखोगे पेपर बेसिक से होता है। बट हम बेसिक को छोड़कर हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हाई लेवल पे बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के, वो काम नहीं करेगा। ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें काम नहीं करेगा आपको। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कितना भी ज़्यादा पढ़ो, 5-5, 2-2, 4-4 बुक्स पढ़ो, सिलेक्शन तब भी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा, आपको खुद के ऊपर लोड नहीं डालना है कि जंप करना है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, नहीं। आपको लाइटली पढ़ना है। लाइटली इन द सेंस हो कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ना है। कोशिश ये नहीं करना माइंड पे जोर लगाओगे, यार मुझे ये याद करना है, वैसे नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ।
जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल, किसी भी टॉपिक का एग्जांपल, सपोज मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है फिजिकल ज्योग्राफी क्या, फिजिकल चीज़ें। आप बोलोगे सर ये इंडिया की फिजिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हो फिजियोग्राफी, मतलब जैसे कि माउंटेन्स की ये बात करता है। लेकिन सर अगर हम माउंटेन्स को देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स हमारे पास है। अच्छा, हिमालयन सिस्टम, और सर ये हिमालयन सिस्टम जो ये तो नॉर्थ इंडिया में आ गया। हाँ, ये नॉर्थ इंडिया में आ गया, मतलब इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर हिमालयस। सवाल क्या बनेगा, हमें बताओ कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स हिमालयन स्टेट्स हैं। आप बोलोगे फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन्स भी इसमें आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन्स भी आएंगे। फिर आपको ये माइंड में रखना, अच्छा सर हिमालय हो गया, लेकिन सर ये हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई, सबसे पहले तो ये समझना है, और इस पर क्वेश्चन बनता है हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। अच्छा, ये इंडियन प्लेट था साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो आगे आ गया नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था, इसके साथ टकरा गया और क्या हो गया, प्लेट, इसको बोलते हैं कोलिजन हो गया, ये एक प्लेट और दूसरे प्लेट यहाँ पर, और जब दो चीज़ें मिल जाती है, ये इसके साथ टकरा जाएगा, ये इसके साथ टकरा जाएगा, बीच में से ऐसे माउंटेन बन गया, और ये इसको हिमालय बोलते हैं। अच्छा, तो सर ये तो ठीक हो गया, लेकिन सर जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब होता है ये वाला पोर्शन इंडिया का, ये वाला पोर्शन जो साउथ वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको पेनिनसुलर इंडिया। सर यहाँ से तो हिमालय है, यहाँ से तो पेनिनसुलर है, लेकिन हमें ये बताओ कि सबसे पहले हिमालय बनाया पेनिनसुलर प्लेटो था, मतलब ओल्डर कौन है दो में से। मैं बोलूँगा पेनिनसुलर ओल्ड है, हिमालयस यंग है। और आप पढ़ते भाई हिमालयस आर यंग माउंटेन्स, और साथ में ये भी पढ़ते हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब फोल्ड का मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड्स में ये बना हुआ है। आ रही बात समझ, दैट मीन्स यहाँ पर वैलीज भी हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमें रिवर्स भी देखने को मिलेगा। अगर रिवर यहाँ से कोई ग्लेशियर है, पानी निकलेगा और माउंटेन से ऐसे गिरेगा। चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आपको एक तो सुकून भी आ जाएगा पढ़ने से, माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। मेरा शॉर्ट में यही कहने का मतलब है, चीज़ों को जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तब तक आपकी प्रेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगी तैयार करना, और आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ने के लिए। ये अप्रोच आपको करना, आप खुद पढ़ो, आप किसी सर से पढ़ो, बहुत अच्छा है, बट इस अप्रोच को माइंड में रखोगे, आपको बेसिक पे जाना है, बेसिक्स ठीक करना और उसको रिलेट करना है, रिलेट अपनी लाइफ से करना है, क्या क्या हो रहा है। मैं सपोज एक और एग्जांपल बोलूँगा, रिवर की आप बात कर रहे हो, सर रिवर्स हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनर का माइंड कहाँ जाएगा रिवर्स में। सर एग्जामिनर का माइंड जाता है, अगर रिवर है तो रिवर आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, निकला कहाँ से रिवर, उसका ओरिजिन क्या है, फिर फ्लो करता है ऐसे ऐसे। अच्छा सर, अगर कोई रिवर मैं बोलता हूँ, सपोज इंडस रिवर मैंने बोला, सर जब हमने इसको पढ़ा तो आपने बोला पहले हमें देखना है कि इंडिया में जो रिवर इंडस है इसका ओरिजिन क्या है, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, ये कहाँ से निकलता है, ये पानी पहले पहले कहाँ से निकलता है, आपने सोर्स याद रखा। दूसरा सवाल आपके माइंड में, सर ये रिवर तो निकला, लेकिन पहले किसी न किसी स्टेट में तो गया होगा, किसी कंट्री से तो इसका ओरिजिन होगा, फिर किसी स्टेट के थ्रू फ्लो हुआ होगा, फिर दूसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट में, फिर फाइनली सर किसी, क्योंकि रिवर आता है और सी के साथ मिल जाता है, ये कौन सा सी है कि रिवर गंगा या रिवर इंडस जो है वो किस सी में जाता है। जैसे कि यहाँ मैं बोलता हूँ, सपोज रिवर इंडस यहाँ से निकला, यहाँ से आके ऐसे आ गया, तो सर जब यहाँ से निकला इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, हाँ ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो जो डायरेक्शन है जो मैंने एरो दिखाया इसकी डायरेक्शन होती है। अब एरो का जो ये वाला साइड हो गया और एरो का जो ये वाला साइड हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट वाला साइड और ये हो गया राइट वाला साइड। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मुझे बोलो इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है ऐसे रिवर्स जो आकर मिल जाते हैं किसके साथ, एक बड़े रिवर के साथ। मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ये लाइन आकर इसके साथ मिला, यहाँ पर मिला, ये लाइन आ गई, ये यहाँ पर इसके साथ मिला, ये लाइन आ गई यहाँ पर इसके साथ। सर आपने एक ही साइड क्यों दिखाया, इस साइड क्यों दिखा, आप ऊपर से क्यों नहीं, पहले मैं लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज उनको बोलते, लेफ्ट साइड से रिवर को मिलते हैं। कौन कौन से, सर झेलम है, चिनाब है, रावी हैं, बीज आता है, सतलुज आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा सर अगर आपने बोला इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर है, क्या इंडिया में इसका ओरिजिन है, क्या चाइना में इसका ओरिजिन है, क्या इसका तिब्बत में ओरिजिन है, ये पहले कंफर्म करना है, ठीक है। अगर सर तिब्बत में है तो दैट मीन्स ये इंडिया की कंट्री में इसका ओरिजिन नहीं है, बट इंडिया के थ्रू फ्लो होता है, दैट मीन्स सर ये इंडिया के थ्रू भी फ्लो होता है, हो गया दूसरी कंट्री। सर फाइनली ये कहाँ पर जाता है, ये पाकिस्तान में जाता है, सर हो गई 3 कंट्री। मतलब आपका कहने का मतलब ये है इंडस रिवर अगर निकलता है ये 3 कंट्रीज़ के थ्रू
पास होता है? बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये पूछेगा जाए, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू 3 countries. Indus River passes through 4 countries. Indus River does not pass through Jammu and Kashmir. Indus River does not pass through Jammu. Indus River does not pass through Ladakh. Indus River does not pass through हिमाचल प्रदेश। मतलब क्या है कि अगर ये इंडिया के थ्रू पास होता है तो इंडिया के पास होने में मतलब ये तो किसी न किसी स्टेट के थ्रू पास होता होगा। आप बोलोगे सर ये जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, फॉर एग्जांपल सर लद्दाख में जा सकते हैं, आगे देख सकते हैं अगर किस किस में होता है, कितने स्टेट्स में होता है। अगर नाम याद भी नहीं रखोगे बट कितने में पास होता है इंडिया के थ्रू वो याद रखना है। अच्छा सर जो जहलम आपने बोला था ये भी तो रिवर है, ये भी कहाँ से निकलता है? अगर इंडस का ओरिजिन है जहलम का भी ओरिजिन, हाँ बिल्कुल है। कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस यूटी में? आप बोलोगे सर जम्मू एंड कश्मीर। उस जगह का नाम क्या है पर्टिकुलर? आप बोलोगे वेरीनाग। अच्छा सर ये सबसे पहले ट्राइब्यूटरी है इसकी? हाँ ये सबसे ऊपर वाली ट्राइब्यूटरी है इसकी जो लेफ्ट साइड से आती है। मतलब ये है कि चीज़ों को लिंक करना, ना कि आप पढ़ना है इंडस, जहलम, चिनाब रिवर, बीस ये इसकी ट्राइब्यूटरीज होगी, इसका ओरिजिन होगा। नहीं, वो काम नहीं करता। अब वो चीज़ें काम नहीं करती। क्यों नहीं करती है काम? क्योंकि एग्जामिनर का माइंड कैसे जाता है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडस रिवर? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4, 3 लिखा। फिर नीचे क्या लिखेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर करेगा ट्रू कौन सा है। फिर लिखेगा नीचे A 1, 2, B ऑप्शन, 2, 3 C ऑप्शन, 1, 2, 3 D ऑप्शन। फिर लिखेगा नन ऑफ द एबो। आया समझ? नन ऑफ द एबो। अभी क्या लिखेगा? इंडस रिवर फ्लोज थ्रू 3 countries। यहाँ पर क्या करेगा? इंडस रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर क्या लिखेगा? इंडस रिवर डज नॉट हैव राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। यहाँ लिखेगा जहलम इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। आपको क्या बोला? नहीं, राइट नहीं है, लेफ्ट साइड है ये। ठीक है, तो दैट मीन्स थर्ड हो गया गलत। जब थर्ड हो गया गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पर भी थर्ड है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आप अपने आप इसमें आ जाओगे अगर पहले दो ठीक है इजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टफ नहीं है आपके लिए। आपको खुद को डेवलप करना है इस अप्रोच से, आपको खुद को डेवलप करना है इस अप्रोच से पढ़ने की। ये मेरा कहने का मतलब है। और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपका लोड पड़ेगा ही नहीं, आपको माइंड पे कोई भी स्ट्रेस, कोई भी लोड, कोई भी टेंशन नहीं होगा। बस सिर्फ ये बात होगी कि आपको आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। अगर आप इस लेवल के इस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे मैंने पढ़ा, इमेजिन करो मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा यूट्यूब पे। किस एंगल से मैंने पढ़ा? मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बट मैं एश्योर ये चीज़ करता हूँ, मैं अभी भी बोल सकता हूँ आपको अभी भी वो याद होगा। अगर आप आज भी उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, आप अभी भी वो क्वेश्चन ठीक करोगे। मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा। अगर आप आज भी उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बोल रहे हो? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उसी लेवल का पढ़ना है, आपको पढ़ना है उसी लेवल का, हाई फाई नहीं पढ़ना है। ये चीज़ माइंड में पहले ही रखो, आपको उस लेवल का पढ़ना है, आपको छूटना कुछ नहीं चाहिए। विड्थ में हमेशा बोलो टॉपिक की विड्थ बढ़ाओ, डेप्थ में नहीं जाओ, घुसना नहीं है टॉपिक के अंदर, लेकिन टॉपिक को डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करो, किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से करेंगे? आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते हो तो फिर यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं जो सेशंस करा दूंगा, सपोज मैंने 5 आवर में आपको हिस्ट्री कवर कर दिया, या 10 आवर में पूरा हिस्ट्री कवर कर दिया मॉडर्न वाला, या 5 आवर में पूरा मॉडर्न कवर हो गया, 5 आवर में मैंने एंशिएंट कवर कर दिया, 5 आवर में मैंने मिडिवल कवर कर दिया। मतलब किस हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से, आपका जो एग्जाम होने वाला है JK SSB का, उस परस्पेक्ट के हिसाब से आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो जनरली आपको मिलेगा यूपीएससी लेवल का, आपको उतना नहीं घुसना। अगर आप उतना घुस गए तो आप फिर निकलोगे कब वहाँ से? क्योंकि यहाँ से आपको सिलेबस का भी ध्यान रखना है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जो बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा था आपको, क्या नाम है उन बुक्स का यार, स्टैंडर्ड बुक्स का, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ठीक है, जैसे माजिद हुसैन का नाम मैंने बोला था ज्योग्राफी का, कि एक बुक में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। या मैंने बोला था आपको संजीव वर्मा की इकोनॉमिक्स की, ये बुक्स हैं, ये वैलिड बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। बट उसमें कंटेंट इस तरीके से भी दिया गया है कि जो मेंस परस्पेक्टिव में बच्चों को लिखना होता है, इन्फॉर्मेशन उसमें इतनी होती है कि बच्चों को फिर मेंस में लिखना भी होता है, बट उतना आपको
ना नहीं है, वो प्री ओरिएंटेड पढ़ना होता है। प्री ओरिएंटेड मतलब पता है क्या है? प्री ओरिएंटेड कि आप किस तरीके से उसको प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपको माइंड में रखना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, इंटरनेशनल मूवमेंट मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे डिटेल में, क्विक रिवीजन मिलेगा, वो भी नहीं आपको करना है। क्विक रिवीजन यूट्यूब पे करवाते हैं इसलिए क्योंकि पहले बच्चों ने वो स्पेक्ट्रम पढ़ी हो, तो फिर क्विक रिवीजन में मजा आता है। स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठेगा, पढ़ाएगा यूट्यूब के ऊपर, वो सिविल सर्विस के लिए डेफिनेटली या JKS के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि मेंस में लिखना भी होता है और बच्चों ने पढ़ा होता है पहले वो, फिर उसी का रिवीजन करवाते हैं, तो बच्चों के लिए वो ठीक रहता है। बट यहाँ पर सारे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स तो नहीं है, कुछ नए बच्चे होंगे जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी फॉर्म भर रहे हैं। आपको पढ़ना है, JKSSB की डिमांड है, क्योंकि एग्जाम JKSSB करवा रहा है, ये पहले आपको पहले माइंड में रखो। दूसरा आपको देखना है JKSSB का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किसकी तरफ जा रहा है JKSSB का। मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस पे जाता है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया इस टाइप के क्वेश्चंस पे जाता है। यस सर, इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 15-20 आ जाते हैं। मतलब क्या चाहते हैं वो? चाहता आप नॉलेज डाइवर्सिटी थोड़ा सा बढ़ा दो, फैक्ट पे याद करके एग्जाम में मत आओ, फंस जाओगे। तीसरा वो बोल रहा है आप इतना ट्रेन करो खुद को कि आप 120 क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट कर पाओ। ये लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, ये भी आपको माइंड में रखना है। और अगर कोई एग्जामिनर या कोई बोर्ड आपको सिलेबस दे रहा है और उसने टॉपिक्स को मेंशन किया है, मतलब वो चाहते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता हो। ये नहीं कि उन्होंने आंखें बंद की होती है, उनको पता नहीं होता, आपको सिलेबस दिया जाता नहीं। सिलेबस इसलिए दिया जाता, वो चाहते हैं आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो, आपको वो जॉब जो है डिमांड कर रहा है इन चीज़ों के बारे में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो कोशिश आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे रखोगे, बेसिक NCERT। अगर आपका अच्छे से कमांड है, गारंटी 100% गारंटी, पेपर आपका अगर फिर मेरा नाम आप बोल देना उस टाइम, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे उसके ऊपर जो NCERT, क्योंकि हर चीज़ की NCERT, इसकी भी NCERT है, 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 इसकी भी NCERT बुक है। तो ये मैथ्स वैथ्स तो आपको वैसे आता है, कंप्यूटर की बेसिक्स आपको पूछा जाता है। देखो यहाँ पर इसने लिखा भी है बेसिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा मेंटल स्टेट्स आपका क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। 120 में से मुझे कम से कम अटेम्प्ट करके आना 115, उससे कम मैं करूंगा नहीं, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, दैट्स इट। पेपर इजी है, पेपर टफ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चे हैं ऑलरेडी जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है। तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया, आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ समझनी जरूरी, मैंने क्लियर किया। यहाँ पर फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हिस्ट्री में एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, ज्योग्राफी में इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, फिजिकल भी, सोशल भी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पॉलिटी में भी इंडियन पॉलिटी पढ़नी है और गवर्नेंस वाला पार्ट है। पॉलिटी अलग है, गवर्नेंस अलग है, और इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन खास ख्याल रखना है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सोशल डेवलपमेंट भी पढ़नी है, और एक्स्ट्रा उसने दिया है एक्स्ट्रा भी। तीसरा इकोलॉजी पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, क्लाइमेट चेंज भी पढ़ना है, मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो चीज़ें होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, स्किल्स, ये इजी होता है। ये वाला पोर्शन तो सबसे ज़्यादा इजी है, ये वाला पोर्शन भी सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि कम टाइम में ये चीज़ें हो जाती हैं। ये पोर्शन भी सबसे ज़्यादा इजी है, कम टाइम में चीज़ें हो जाती है। ये पोर्शन भी सबसे ज़्यादा इजी, कम टाइम में चीज़ें, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इजी, कम पर। ये पोर्शन जो होता है थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप इसका थोड़ा सा बेसिक अच्छा होगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, तो आप इसको चीज़ों को करते। देखो 10th लेवल इसने बोला आपको हाई फाई नहीं पढ़ना है, वो देगा ही नहीं आपको। हाँ, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, ये 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 5 कंपोनेंट्स टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और आपका, और ये 10th वाली लाइन जनरल साइंस, आपका 80% क्वेश्चंस, 120 में से आप 80 क्वेश्चंस ले लो, 80 क्वेश्चंस आप इनमें से आपको आ जाएगा, इन 5 में से। और ये डिसाइडिंग होता है, क्योंकि अगर उसने एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन छेड़े ना, अगर आपको वो नहीं आता, आप रेस से ऑटोमेटिकली बाहर, आप कहाँ से फिर मैनेज करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर। अगर उसने मिडवल से एंशिएंट से 4 और मिडवल से 4 पूछे, या मिडवल से 3 पूछा उसने,
और आप ये छोड़ कर जा रहे हो, आप रेस से ऑटोमेटिकली बार 7 क्वेश्चंस पहले और आप पूरा आईएनसी पे ही जा रहे हो, तो दैट अगर एग्जामिनर नहीं पूछा ना तो ये भी फंस जाओगे। और आईएनसी को लिमिट नहीं करना, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आप पढ़ रहे हो, आपको वॉइस राइज का लिस्ट टिप्स में होना चाहिए, आपको सेशंस का लिस्ट टिप्स में होना चाहिए। आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनकी जो बुक्स होती है ना, ऑथर्स का नाम आप पढ़ते हो, उनका नाम आपको पता, आपको क्रोनोलॉजी डेट भी पता होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर एक अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसका मैंने बोला आपको कंपाइलेशन उठानी है इस करंट, और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर जनरली पूछते हैं वो रिलेटेड होता है किसके रिलेटेड, वो आपको जो ये होता है ना, ये वाला इशू, ये वाले इसके साथ रिलेट किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई चेंज आती है पॉलिटी में, वो इसके साथ रिलेट वो करेगा। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया इसका, ये आपको समझना ज़रूरी था। डरना नहीं है, ये टफ में नहीं बोलूँगा, बट अगर आप ढंग से करोगे तो 3-4 महीने में आप फुल ऑन आप तैयार हो जाओगे। एक ही दिन में सारा नहीं करना है, एक ही दिन में। पहले दिन ज्योग्राफी करोगे, उसी फिर अगले दिन हिस्ट्री करोगे, नहीं, आपको पहले एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी कमांड एक सब्जेक्ट के ऊपर, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मैं फिनिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि सुबह पढ़ा एक, शाम को पढ़ा एक, दोपहर को एक पढ़ा, फिर एक पढ़ा, फिर एक पढ़ा, फिर एक पढ़ा, फिर एक पढ़ा, नहीं, वैसे नहीं। क्योंकि आप जो यहाँ पहली बार, फिर रिवीजन में आप वो चीज़ कर सकते हो रिवाइज, बट अभी आपको एक कंपोनेंट के ऊपर फुल ऑन ये लगाना है पूरा दिमाग, क्योंकि आपके माइंड में, दिमाग में वो चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए 5-6 दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस। क्योंकि जब आप सुबह भी वही सब्जेक्ट पढ़ते हो, शाम को भी पढ़ते हो, दिन में भी पढ़ते हो, उसके ही ऊपर क्वेश्चंस करते हो या जो भी करते हो, तो आपके माइंड में वो कंटिन्यूस ये आ जाता है, माइंड में के अंदर बैठ जाता है। लेकिन जो आपने साइंस, सपोज पॉलिटी पढ़ा, आपने क्या किया, आप 2 घंटे पॉलिटी पढ़ा, माइंड सेट हो गया पॉलिटी के लिए, आपने घुसा दिया 2 आवर के बाद हिस्ट्री घुसा दिया, तो अब ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया, तो अब यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। अब हिस्ट्री खत्म किया, आपने साइंस डाल दिया, अब यहाँ से हिस्ट्री में इसने एडजस्ट किया था माइंड ने, अब यहाँ पर साइंस डाल दिया, तो ये इसमें उलझा रहता है। तो अच्छा यही है कि अगर आप पहले 5 दिन दे दोगे एक सब्जेक्ट के ऊपर, या 5 दिन दे दो या 10 दिन दे दो, ठीक है, खासकर पहला महीना जो है वो आप डेडिकेटेड दे दो हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, 10-10 दिन करके। बाकी किसी के बारे में नहीं सोचो, ठीक है। मैथ्स को आप डे फर्स्ट से ही ले लोगे तो ये अच्छा है, मतलब एक आवर 2 आवर नहीं, 1 आवर, बट ये चीज़ें आपको 3 आवर पूरा दिन पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ लिया पूरा दिन, स्लोली, और 5 दिन में आपका जो है, या 6 दिन में जो हो जाएगा, एक अच्छे तरीके, 1 महीने में जो हो जाएगा आपका JKSSB लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे इन सब्जेक्ट्स में से। ठीक है, तो मैं आपको ये करवा दूंगा, तो वो टेंशन नहीं है। कंटेंट ऑलरेडी मेरे पास है, बहुत सारा कंटेंट है, बट उसको सिर्फ डिलीवर ही करना है, और आपके माइंड में ये चीज़ डालनी है कि किस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन के टॉपिक के ऊपर कि कैसे पूछ सकता है, ना कि टॉपिक को लाइन पढ़ लिया, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एंशिएंट मूवमेंट आगे चलो, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी आगे चलो, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो सेशन जब मैं दे दूँगा आपको यूट्यूब पे, आपको सीधे डायरेक्टली समझ आ जाएगा, आपको फ़र्क लगेगा, फिर हाँ बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है। आपको माइंड एक्चुअल आपको प्रेशर खुद के ऊपर डेवलप नहीं करवाना है। पहले दिन से आप रश करोगे तो फिर 5 दिन के बाद वो फोकस और पीस जो होता है ख़त्म हो जाता है। उससे अच्छा है पहले से ही आप उस लेवल का पढ़ो, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना वो स्पून फीडिंग, वो वाली चीज़ें आपको माइंड में जब आ जाएगी ना, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। फिर आप 10 आवर भी पढ़ सकते हो, 12 भी मन करेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आपको टफ लगेगा चीज़ें, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप बुक को बंद करके बोलोगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ें, मतलब पढ़ने के टाइम पे आपको क्वेश्चंस उसी टाइम सॉल्व करने में, MCQ नहीं बोल रहा हूँ, उस टॉपिक के ऊपर खुद ही क्वेश्चन बनाना है। मतलब वहाँ पर पढ़ने के टाइम पे, जैसे मैंने अभी बोला था, कितने स्टेट्स के थ्रू पास होता है, कितने स्टेट्स के थ्रू आ जाएगा, ऑरिजिन क्या है, वो तो वहाँ पर एक्चुअली आप MCQs ही पढ़ रहे हो, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ रहे हो, बट MCQs ही सोच रहे हो किस टाइप से बना सकता है। फिर वही क्वेश्चन आपको कहाँ पर बनेंगे, जब आप कोई भी MCQ बुक उठाओ आपको वही बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मेरे माइंड में है सारे, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, एंशिएंट हो, मॉडर्न हो, मुझे एक क्वेश्चन, एक जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, ऑल इंडिया के लेवल पे UPSC का एग्ज़ाम जो होता है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे मतलब माइंड में इन पूरा वो बैठ गए हैं कि किस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, सारे क्वेश्चंस को नज़र मारी है, अच्छे से देखा है, 2 2 3 3 4 4 बार, और इसलिए मुझे वो पढ़ाने का अप्रोच भी उसकी तरफ, टॉपिक को जब देख रहा हूँ मुझे सीधे वो क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं माइंड में कि एग्जामिनर ने इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाया था और कहाँ से शिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो मैं करवा दूंगा आपको, तो आपको फिर उसके ऊपर रिलाई भी करना, आपको सीधे पता चल जाएगा, आपको रिलाई भी करना है और आपकी तैयारी हो जाएगी। नहीं है मुश्किल ये, बट थोड़ा सा आपको ये करना है, रिलैक्स करो, आप रिलैक्स करो इस सेंस से कि ये डुएबल है, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी को इस तरीके से ले लो, आपका एंटी होना चाहिए, आपका एंटी भी इसके ऊपर होना चाहिए फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपके सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब। मैं देखूंगा पॉलिटी इस्तेमाल करूंगा, ज्योग्राफी करूंगा, और ये जो ज्योग्राफी है ना, ये वाला पोर्शन, जो ज्योग्राफी जो है ना, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, फिजिकल जो लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैप्स के ज़रिए से ही ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कितनी भी थ्योरी पढ़ो, धुआं उड़ जाएगा आपका। मैप्स के थ्रू ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे मैप्स के बगैर नहीं हो सकता है कवर। क्योंकि फिजिकल आपको चीज़ों को देखना है, रिवर कैसे फ्लो करता है, आपको देखना माउंटेन कहाँ पर है, इंडिया में कौन से क्या माउंटेन्स है। तो आई विल स्टार्ट, मैं कोशिश करूँगा मैं ये पोर्शन, क्योंकि ये पूरा वास्ट वाला पोर्शन है, ये बहुत वास्ट है, तो ये पोर्शन में स्टार्ट करूंगा आपके इंडिया और वर्ल्ड का, सो दैट आपके 4 5 क्वेश्चंस आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड यहाँ पर ही जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या आप तैयार हो ऑन यूट्यूब, क्या आप रेडी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यस सर वी आर रेडी। सो आई विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मुझे कंटेंट नहीं ढूंढना है, ऑलरेडी मेरे पास अनलिमिटेड कंटेंट है, पढ़ के भी है और कंटेंट को गो थ्रू किया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस कैसे हम पढ़ा सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।